हेलो बच्चों, जायसवाल सर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह सविनय अवज्ञा आंदोलन का वीडियो का तीसरा पार्ट है। पहले दो पार्ट में हम लोगों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था इसके बारे में, सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या कार्यक्रम थे, गांधी जी की दांडी यात्रा की विशेषताएं, आंदोलन की उग्रता और सरकार का दमन, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। आज इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं गांधी इरविन समझौता और गोलमेज सम्मेलन। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी किए हुए गांधी इरविन समझौता के बारे में। जैसा कि आपको लिखा गया है, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ। इसके पहले थोड़ा सा बैक में जाकर के हम बताएं, जिसे कि दूसरे वीडियो में दिखाया गया था आपको कि आंदोलन बहुत उग्र रूप से चला और आंदोलन की उग्रता से, उसकी प्रचंडता को देख करके सरकार घबरा गई और सरकार भी दबाव में थी कि उसको भी लग रहा था कि आंदोलन जल्द से जल्द समाप्त हो। तो वायसराय इरविन भी ये सोच रहे थे कि आंदोलन समाप्त हो। इधर आंदोलन को दमन करने के लिए सरकार की कार्रवाइयाँ भी तेज चल रही थी। औरतों बच्चों का उत्पीड़न किया जा रहा था, लाखों लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया, झूठे मुकदमे में फंसा दिया गया, उनकी संपत्तियां जब्त कर ली गई और कई जगह तो मज़दूरों ने सरकारी इमारतों पर, रेलवे भवनों पर, थानों पर हमले भी करने शुरू किए। तो ऐसे में गांधी जी के ऊपर भी एक तरह से दबाव था। और गांधी जी को, जैसा कि आपको मालूम है कि 5 मार्च 1930 ईस्वी को आंदोलन जब शुरू हुआ, उसके बाद 5 मार्च 1930 ईस्वी को गिरफ्तार कर लिया गया था। अब इधर दोनों परिस्थितियां ऐसी बन गई, इरविन भी इधर दबाव में थे आंदोलन की उग्रता को देखकर, और इधर गांधी जी को भी लग रहा था कि लाखों लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं, सबकी संपत्ति जब्त की जा रही है। तो ऐसे में समझौते का एक माहौल बना और उसी माहौल को आगे बढ़ाया इरविन ने 26 जनवरी 1931 को लॉर्ड इरविन ने गांधी जी को रिहा करके एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने का प्रयास किया। और इस समझौते को कराने में उदारवादी नेता जो थे वो तेज बहादुर सप्रू और हिंदू महासभा के नेता जो थे वो जयकर, इन दोनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इनके प्रयासों से गांधी और इरविन के मध्य 17 फरवरी से दिल्ली में वार्ता आरंभ हुई। जब ये वार्ता आरंभ हुई तो अंततः एक निष्कर्ष पर पहुंचा और 5 मार्च 1931 को, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी जी और इरविन के मध्य एक समझौते पर हस्ताक्षर होता है और इस समझौते को हम गांधी इरविन समझौते के नाम से जानते हैं। इसको एक नाम और दिया जाता है, दिल्ली पैक्ट। गांधी इरविन समझौता तो हम जानते ही है, इसको दिल्ली पैक्ट के नाम से भी हम जाना जाता है। दिल्ली पैक्ट, चूँकि यह समझौता जो है वो दिल्ली में हुई थी, इसलिए इस आंदोलन को दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। अब आंदोलन के अनुसार, इस समझौते के अनुसार गांधी जी और इरविन में क्या समझौता हुआ, क्या शर्तें निश्चित की गई, तो आइए देखते हैं हम कि इसकी शर्तें क्या थी। यानी इस तरफ देखो आप बना हुआ है कि गांधी जी की शर्तें, जिसको सरकार ने माना, लॉर्ड इरविन ने माना, और सरकार की कुछ शर्तें थी जिसे गांधी जी और कांग्रेस ने स्वीकार किया। तो गांधी जी क्या शर्तें थी हम देखते हैं पॉइंट वाइज। तो सबसे पहली शर्त थी कि कांग्रेस और उसके कार्यकर्ताओं की जितनी भी जब्त संपत्तियां हैं, सरकार ने जितनी भी जब्त संपत्ति की है, उन संपत्तियों को उनको वापस कर दिया जाए। दूसरा, हिंसात्मक कार्यों में लिप्त अभियुक्तों के अतिरिक्त, गांधी जी हिंसा को सपोर्ट नहीं करते थे। आपको पहले बताया गया, जब असहयोग आंदोलन चल रहा था तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन इसीलिए स्थगित कर दिया गया क्योंकि वो हिंसात्मक की तरफ मुड़ गया था, उसमें हिंसा हो गई थी, पुलिस वालों को मार दिया गया था। तो हिंसात्मक कार्यों में लिप्त अभियुक्तों के अतिरिक्त सभी राजनीतिक कैदियों को मुक्त कर दिया जाए। यानी जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, ऐसे लोगों को अगर गिरफ्तार किया गया है तो ऐसे सभी लोगों को फ्री कर दिया जाए, उनको मुक्त कर दिया जाए। ठीक है, हिंसात्मक कार्यों में जो लिप्त थे उनके गांधी जी ने सपोर्ट नहीं किया।
तीसरी जो शर्त थी कि अफीम, शराब और विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरने की अनुमति दी जाए। यानी कि महिलाएं या कोई भी चाहे तो शराब की दुकानों पर, अफीम की दुकानों पर या विदेशी वस्त्रों की दुकानों पर अगर वो शांतिपूर्ण ढंग से धरना दे रहा है तो उसमें कोई सरकार रुकावट नहीं डालेगी। और समुद्र के किनारे बसने वाले लोगों को नमक बनाने और उसको एकत्रित करने की छूट दी जाए। ये गांधी जी की शर्तें थी, जिसको इरविन ने स्वीकार किया, यानी सरकार ने स्वीकार किया। अब कुछ सरकार की शर्तें थी। सरकार की शर्तें क्या थी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाए, यानी जो आंदोलन चल रहा है उसको गांधी जी स्थगित कर देंगे। दूसरा, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग लेगी। गोलमेज सम्मेलन क्या है आगे हम आपको बताने वाले हैं, तो उसमें हम बताएंगे। अभी आप ये जानिए कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस जो है वो भाग लेगी। ये दूसरी शर्त थी सरकार की। तीसरी, पुलिस के खिलाफ, पुलिस ने जितनी ज्यादतियाँ की थी स्वयंसेवकों के ऊपर, आंदोलनकारियों के ऊपर, उसके खिलाफ कांग्रेस मांग कर रही थी कि इसकी न्यायिक जांच हो, इसकी निष्पक्ष जांच हो। तो तीसरी शर्त ये थी कि पुलिस के खिलाफ कोई भी निष्पक्ष न्यायिक जांच की मांग कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी। और जो चौथी शर्त थी वो ये थी कि नमक कानून उन्मूलन की मांग एवं बहिष्कार की मांग को कांग्रेस जो है वापस ले लेगी। यानी समुद्र किनारे वालों को छूट रहेगा, लेकिन बाकी लोग जो नमक कानून का उल्लंघन कर रहे थे और बहिष्कार कर रहे थे, इसकी मांग जो है वो कांग्रेस वापस ले लेगी। तो इस तरह से एक समझौता होता है सरकार और गांधी जी के मध्य में, और सरकार की मांग गांधी जी मानते हैं, गांधी जी की मांग सरकार मानते हैं। लेकिन बच्चों, इस समझौते की आलोचना भी बहुत होती है। कांग्रेस पार्टी के नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जो थे, उन्होंने खुद ही इसकी आलोचना की कि गांधी जी ने पूर्ण स्वराज की जो उनकी मांग थी 1929 में, उसको ध्यान में रखे बिना ही समझौता कर लिया। युवा कांग्रेसी जो थे वो भी इस समझौते से बड़ा असंतुष्ट थे, क्योंकि गांधी जी ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को बचाने का कोई प्रयास नहीं किया। और ये समझौता आपको 5 मार्च को होता है और 23 मार्च 1931 ईस्वी को इन तीनों लोगों को फांसी दे दी जाती है, भगत सिंह को, राजगुरु को और सुखदेव को। आप जानते हैं कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 1928 ईस्वी के सैंडर्स हत्याकांड के सिलसिले में उनको आपको इन्होंने गोली मार दी थी। सैंडर्स के जानने के लिए आपको जब हम पढ़ा रहे थे साइमन कमीशन, तो आपको बताया गया था कि जब साइमन कमीशन का लाहौर में बहिष्कार चल रहा था तो उसका नेतृत्व जो है लाला लाजपत राय कर रहे थे। तो लाला लाजपत राय और सैंडर्स जो थे वो वहाँ के जो थे वो सहायक पुलिस कप्तान थे लाहौर के। इन्होंने लाठियाँ बरसा दी थी, जिसकी चोट से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है। और उसी का बदला लेने के लिए भगत सिंह के नेतृत्व में पंजाब के जो युवा क्रांतिकारियों ने वो सैंडर्स को गोली मार देते हैं। और इसी हत्याकांड में के सिलसिले में 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों को फांसी दे दी जाती है। तो युवा कांग्रेसी चाह रहे थे कि गांधी इरविन समझौते में इस शर्त को भी गांधी जी रखें ताकि इनको बचाया जा सके। लेकिन मैंने कहा कि गांधी जी जो है वो हिंसात्मक कार्यों को सपोर्ट नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने इस शर्त को नहीं रखा। इससे जो है युवा कांग्रेसी में बहुत निराशा हुई। अंततः यह समझौता हो जाता है और कांग्रेस भी लास्ट में चाहे बेमन से ही इस समझौते को स्वीकार कर लेती है। अब हम आगे गोलमेज सम्मेलन के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, अब हम गोलमेज सम्मेलनों की बात करते हैं, जो कि 1930 से लेकर के 1932 तक कुल 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन किया गया। तो सबसे पहले मन में प्रश्न यही उठता है कि आखिर ये गोलमेज सम्मेलन क्या है। नाम देखो आप, गोलमेज। मान लो अगर कोई राउंड टेबल है, इसके चारों तरफ अगर बैठ करके कुछ लोग चर्चा कर रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो इसे हम गोलमेज सम्मेलन कह सकते हैं। यानी किसी बड़ा सा टेबल हो, उसके चारों तरफ बैठ करके लोगों का चर्चा करना, ये गोलमेज सम्मेलन का, इसे राउंड टेबल, ठीक है। तो ये गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ? लंदन में ब्रिटिश सरकार की अध्यक्षता में
विभिन्न दलों, वर्गों आदि के प्रतिनिधियों की संयुक्त बैठक को गोलमेज सम्मेलन कहा जाता है। यानी ब्रिटिश सरकार ने भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों के, विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया कि ब्रिटेन में वो आएँ और वहाँ पर एक बड़े राउंड टेबल पर बैठ कर के उनके बीच में जो चर्चा की गई उसी को हम गोलमेज सम्मेलन के नाम से जानते हैं। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में, दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में, कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। सवाल ये उठता है कि ब्रिटिश सरकार को क्या ज़रूरत पड़ी कि इस तरह के गोलमेज सम्मेलनों के आयोजन करने की। तो हमने आपको बताया था कि 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया और साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में भारत में कुछ संवैधानिक सुधारों की बात कही थी और इसी पर चर्चा करने के लिए बुलाई गई। इसके अतिरिक्त कुछ और भी कारण थे, जैसे 1929 ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, उसमें कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी कि अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, पूर्ण रूप से स्वतंत्रता चाहिए। तो इस पर भी चर्चा करनी थी। और 1930 ईस्वी में, जो आप जानते हैं कि 12 मार्च 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी ने भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। तो इस आंदोलन इस पर भी चर्चा करने के लिए, यानी कई चीज़ों पर चर्चा करने के लिए ये गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो जैसा कि मैंने बताया, आप देखिए एक नीचे चार्ट बना हुआ है, इसमें 3 गोलमेज सम्मेलन लिखे हुए हैं और इन गोलमेज सम्मेलनों का जो आयोजन है वो ब्रिटिश प्रधानमंत्री उस समय के जो थे वो रैमजे मैकडोनाल्ड ने इन गोलमेज सम्मेलनों की शुरुआत की थी। तो देखिए पहला एक चार्ट जो बनाया गया है, इसमें सम्मेलन है, प्रारंभ होने की तिथि दी है, कहाँ हुआ था सम्मेलन ये दिया है, इसके अध्यक्ष कौन थे ये दिया है, इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या था ये था, और इसमें अन्य विशेषताएं जो थी वो दिया है। तो शुरुआत करते हैं हम पहला गोलमेज सम्मेलन से। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 ईस्वी को हुआ। आप डेट याद रखिए, ये कई बार पूछता है कि पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, 1930 में, दूसरा 1931 में, तीसरा 1932 में। तो इस डेट को बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 नवंबर 1930। स्थान कहाँ था, हमने बताया कि ब्रिटेन में बुलाया गया था, तो लंदन में, और वो स्थान था सेंट जेम्स पैलेस। तीनों सम्मेलन यहीं होते हैं, सेंट जेम्स पैलेस में। और इसकी अध्यक्षता वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे वो रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। और शुरुआत माने सम्मेलन का जो उद्घाटन है वहाँ के जो सम्राट थे जॉर्ज पंचम, उन्होंने किया था, लेकिन अध्यक्षता जो है वो रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। और इसका उद्देश्य क्या था, भारतीयों की संवैधानिक समस्याओं को सुलझाना। इसी उद्देश्य के तहत इस चर्चा का आयोजन किया गया था। लेकिन आपको मालूम है कि यह सम्मेलन जो है पूरी तरह से असफल रहा। कारण इसका ये था कि कांग्रेस ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया। उस समय भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता थे वो जेल में चले गए थे, इसलिए कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया, इस सम्मेलन का बहिष्कार किया, जिसके कारण यह सम्मेलन असफल हो गया। दूसरा गोलमेज सम्मेलन वो 7 सितंबर 1931 को शुरू होता है। स्थान, अध्यक्ष, उद्देश्य, ये 3 चीज़ें तीनों गोलमेज सम्मेलन में कॉमन हैं। ये यानी तीनों गोलमेज सम्मेलन एक ही जगह हुए थे, सेंट जेम्स पैलेस में। तीनों गोलमेज सम्मेलन का अध्यक्ष एक ही व्यक्ति थे, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड। और तीनों गोलमेज सम्मेलन का उद्देश्य भारतीयों की संवैधानिक समस्याओं को सुलझाना। ये 3 चीज़ें जो 3 हेडिंग है वो कॉमन है तीनों में। आप इसको ध्यान से देखिए, ये तीनों कॉमन हैं। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को शुरू हुआ। इसमें जैसा कि गांधी इरविन समझौते में शर्त थी कि गांधी जी कांग्रेस की तरफ से भाग लेंगे, तो गांधी जी ने इस सम्मेलन में भाग लिया। लेकिन इस सम्मेलन की जो सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि इस सम्मेलन में सांप्रदायिक मतभेद उभर कर सामने आ गए। सांप्रदायिक मतभेद क्या थे, यानी विभिन्न संप्रदायों के लोग के बीच में एक मत एक राय नहीं हो पाई। वो संप्रदाय क्या थे, गांधी जी कहते थे कि कांग्रेस पार्टी जो है वो भारत के 85% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है। यानी एक तरह से कह लीजिए कि पूरे भारत का प्रतिनिधित्व जो है वो कांग्रेस पार्टी करती है। लेकिन
इनकी बात को अंबेडकर ने ही काट दिया। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि भारत में दलितों का प्रतिनिधित्व कांग्रेस पार्टी नहीं करती है, जो दलित हैं वहाँ पर उनका प्रतिनिधित्व कांग्रेस पार्टी नहीं करती है। मुस्लिम लीग ने कहा मुसलमानों की पार्टी नहीं है, मुसलमानों की पार्टी, मुसलमानों का प्रतिनिधित्व जो है वो मुस्लिम लीग करती है, कांग्रेस नहीं करती है। तो इस तरह से एक सांप्रदायिक मतभेद उभर कर सामने आया। गांधी जी ने हालांकि समझाने का प्रयास किया कि हम अपना मतभेद बाद में सुलझा लेंगे, लेकिन पहले जो भारत की स्वतंत्रता की है जो बात है, जो संवैधानिक सुधार की बात है, उस पर चर्चा हो जाए, उस पर सहमति बन जाए। आंतरिक विवाद हम लोग बाद में सुलझा लेंगे। लेकिन इस पर कोई एक राय नहीं हो पाई। अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन, आरक्षण, कि दलितों के लिए आरक्षित स्थान किया जाए विधानसभाओं में, और उनके लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की मांग की। पृथक निर्वाचन प्रणाली क्या होगी, अगले टॉपिक में हम आपको इसको बताएंगे विस्तार से। तो इस कारण से गांधी जी, अंबेडकर और मुस्लिम लीग में एक सांप्रदायिक मतभेद होने के कारण यह आंदोलन भी असफल रहा। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को शुरू हुआ। कांग्रेस ने इसमें भी भाग नहीं लिया, उसने बहिष्कार किया और ये आंदोलन भी असफल रहा। एक चीज़ मैं और बता दूं, यानी कि तीनों गोलमेज सम्मेलन जो हैं वो असफल रहे, लेकिन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से जब गांधी जी भारत लौटे तो उन्होंने कहा कि मैं खाली हाथ, मैंने जिस उम्मीद से गए थे ये वहाँ पर आंदोलन स्थगित करके, वो उम्मीद उनको पूरी नहीं हुई। तो इन्होंने भारत पहुँचने पर इन्होंने कहा कि मैं खाली हाथ आया हूँ, लेकिन भारत के सर को हमने वहाँ झुकने नहीं दिया। और जब आंदोलन असफल हो जाता है, गांधी जी भी वहाँ से खाली हाथ लौटते हैं। भारत पहुँचने के बाद 3 जनवरी 1932 ईस्वी को ये सबने अवज्ञा आंदोलन को फिर से चालू करते हैं। जिस आंदोलन को 1931 में बंद कर दिया गया था, उस आंदोलन को 3 जनवरी 1932 में पुनः चालू करते हैं। लेकिन लोगों का उत्साह पहले जैसा नहीं था। इसको देखते हुए कि लोगों का उत्साह कम है आंदोलन में, 7 अप्रैल 1934 को गांधी जी अंततः बंद कर देते हैं इस आंदोलन को। अब उत्साह लोगों का क्यों नहीं था पहले जैसा? क्योंकि लोगों की जितने वर्ग इसमें जुड़े हुए थे, सबकी अपेक्षाएं अलग अलग थीं। जैसे हमने कहा कि धनी जो संपन्न किसान थे वो भी जुड़े हुए थे, वो सोच रहे थे कि लगान जो है हमारा माफ़ हो जाए, कम हो जाए। गांधी इरविन समझौते में ऐसा कोई बात नहीं हुई। छोटे किसान जो थे, वो जो बड़े बड़े लोगों से ज़मीन पट्टे पर लेकर के, किराए पर लेकर के खेती करते थे, वो तो लगान माफ़ करने की, लगान कम करने की बात तो करते थे, साथ ही साथ वो ये भी चाहते थे कि हमको जो पट्टेदारी का किराया है वो भी हो जाए कम, उसको भी ना देना पड़े। तो वो भी मांग पूरी नहीं हुई। बड़े बड़े व्यापारी जो थे वो चाहते थे कि विदेशी वस्तुओं के आयात अधिक शुल्क लगाया जाए ताकि हमारा अधिक से अधिक फ़ायदा हो, तो वो भी मांग पूरी नहीं हुई। तो इस तरह से सबका उद्देश्य अलग था। इसलिए लोगों ने जब 1931 में आंदोलन स्थगित हुआ तो उन्हें लगा कि हमारे साथ हमारे जो जिस लिए हम जुड़े थे वो हमारी पूरी नहीं हुई है। तो इसलिए वो लोगों ने द्वितीय बार जब शुरू हुआ 1932 में आंदोलन, तो उन्होंने उस उत्साह से भाग नहीं लिया। अंततः गांधी जी ने 1934 में बंद कर दिया। यहाँ 2 चीज़ें मैं आपको और बताना चाहता हूँ, इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। एक प्रश्न पूछता है कि कौन से नेता ऐसे थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। तो इसमें एक प्रश्न पूछता है बहुत परीक्षाओं में यही कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले जो थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू। ये व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। ठीक है। और एक प्रश्न पूछता है कि गांधी जी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा। तो ये प्रश्न का उत्तर होगा, गांधी जी ये द्वितीय सम्मेलन में भाग लेने गए थे वहाँ पर, तो वहाँ से पर वो सम्राट से मिलने भी गए थे। उस समय के सम्राट जॉर्ज पंचम थे। तो जॉर्ज पंचम से मिलने गए थे, तो उनको महल की सीढ़ियों को चढ़ते देख करके वहाँ का जो लेबर पार्टी के जो बड़े नेता थे उनका नाम था चर्चिल।
चर्चिल। चर्चिल ने गांधी जी को अर्धनंगा फकीर कहा। अर्धनंगा फकीर। गांधी जी वहाँ सूट पहन कर नहीं गए थे, ऐसे ही जो धोती पहनते थे, एक धोती पहने लपेट लिए वही पहन गया है लाठी लेकर के, तो आधा बदन खुला हुआ था। तो इसको देख करके अर्धनंगा फकीर की संज्ञा जो है उसने चर्चिल ने दी, वहाँ का ये नेता था। क्यों? इसी के साथ यह टॉपिक यहीं समाप्त होता है। आशा है कि सबने अवज्ञा टॉपिक को आपने एंजॉय किया होगा और अच्छे से आपने इसको समझ लिया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो आप एक सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे, और आप अगर किसी वीडियो को मिस भी कर रहे हैं तब भी वो आप तक पहुंच जाए। और इसको आपकी जो सहपाठी हैं, जो आपके साथ पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के विद्यार्थी, उनको भी आप शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।